नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की बेहद खास पेशकश कल की तैयारी में। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की खास तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स इस शो में हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके सवालों को हम लेते हैं और उस पर भरोसेमंद सलाह देते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो चलिए सबसे पहले बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज एक सीमित दायरे में कारोबार नजर आए, 19,400 के करीब जो है वो निफ्टी बंद हुआ और जो उम्मीद की जा रही थी कि जो एक मुनाफा वसूली है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास। पूजा, बताएं कैसा रहा आज मार्केट में एक्शन? जी आज दिन भर दायरे में ही कारोबार कर रहा था बाजार। 19,350 के भी नीचे फिसला निफ्टी, लेकिन उसके बाद आखिरी आधे घंटे में शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग वापस से 19,400 के ऊपर ही हमने देखी और लगातार 7वें दिन बाजार की जो मजबूती थी वो कायम थी। हल्की थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का दिन आज जरूर हावी था, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो आज मजबूती के साथ देखने को मिली। निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो 19,400 के पास यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स की क्लोजिंग लाल निशान में थी। बैंक निफ्टी भी करीब 150 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की। अब कुछ गेनर और लूजर्स की बात करें तो आज निफ्टी में जो चढ़ने वाले शेयर्स थे उसमें बजाज ऑटो में करीब 5% की मजबूती थी, डिवीज लैब 5.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ और मारुति सुजुकी, ये सभी स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। मारुति में तो इनफैक्ट खबर भी आई थी, कंपनी ने अपनी नई पहली प्रीमियम गाड़ी एमपीवी सेगमेंट पे लॉन्च की, जिसके चलते हमने देखा कि वहां पर अच्छी तेजी थी नए लॉन्च के चलते। इसके अलावा आज कमजोर साइड पर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी वहां पर करीब 3% की गिरावट थी और मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा आयशर में लगातार दूसरे दिन हमने कमजोरी देखी। टाटा कंज्यूमर और यूपीएल का शेयर भी कमजोरी के साथ आज ये सभी स्टॉक कारोबार कर रहे थे। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी में तो वीकनेस थी ही, और फाइनेंशियल शेयर्स जो कि कल के टॉप गेनर्स थे आज वहां पर भी हमने मुनाफा वसूली हावी देखी। वहीं चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एफएमसीजी, ऑटो से आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। अब बातें हैं मिड कैप स्टॉक्स में, तो यहाँ पर आज हमने देखा कि स्ट्राइड्स फार्मा के स्टॉक में आज भारी गिरावट थी और करीब 6% से ज़्यादा टूटा ये स्टॉक। यहाँ पर भी खबर थी, कंपनी ने एक सिंजीन के साथ डील अनाउंस की, जिसके बाद हमने देखा स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर में 5% की गिरावट आई। सुजलॉन में आज मुनाफा वसूली थी, 5% टूटा ये स्टॉक, और कैनफिन होम्स और एस्टर डीएम में भी आज वीकनेस देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो डिश टीवी, एमआरपीएल, बॉम्बे बर्मा, एजिस लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो इंडसइंड बैंक में भी आज अच्छी मजबूती थी। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ओवरवेट की रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस भी 1275 रुपए का दिया था, जिसके चलते इंडसइंड बैंक में आज मजबूती थी। संवर्धना मदरसन में भी आज हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली, करीब 6% के आसपास की तेजी वहां पर भी थी। अब अपने पार्टनरशिप जो अनाउंस किया उसके चलते जीनस पावर में लगातार दूसरे दिन एक करार के चलते लगातार दूसरे दिन जो मोमेंटम था वो आज ही बना रहा। कल भी ऑर्डर जीतने की खबर के चलते यहाँ पर तेजी थी और आज भी वो तेजी जारी थी। इसके अलावा सोम डिस्टिलरीज 4% ऊपर था। कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ योजना होने वाली है और इसके चलते यहाँ पर भी हमने अच्छा मोमेंटम देखा। तो ये कुछ बाजिंग स्टॉक्स थे। एफएमसीजी और आईटी आज के टॉप परफॉर्मर थे। ऑटो से भी आज शानदार गेन देखने को मिला। तो आज ओवरऑल बात करें तो बाजार में मामूली यहाँ पर आप देखिए फाइनल क्लोजिंग जो है हल्के लाल निशान में बंद हुए और हल्की मुनाफा वसूली भी आज बाजार में देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीमित दायरे में बाजार में कारोबार हुआ और इसकी उम्मीद की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा आपका विस्तार से बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए। और आप शो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आपको इस शो में अपने सवाल भेजने कैसे हैं। तो आपके स्क्रीन पर हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं और ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर और फेसबुक पे हैं, तो हमारे पेजेस को फॉलो
फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए और यहाँ पर #KKT स्पेस अपना सवाल पूछिए। KKT यानी कल की तैयारी। अपना सवाल पूछते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और आज के शो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ विवेक करवा होंगे जो कि वृद्धि इन्वेस्टमेंट से हैं, और हमारे साथ तनिषा एकेडमी से नितलेश पावस्कर होंगे जो आपके सवालों पर भरोसेमंद सलाह देंगे। और चलिए सबसे पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से बाजार पर एक शार्प व्यू ले लेते हैं। विवेक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। जरा बाजार को देखिए, फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त हमें एक ब्रेक नजर आ रहा है, ये रैशनल है या अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा मोमेंटम दिखेगा? प्रशांत, देखिए, ये जो ब्रेक आज लगा है, इसको ब्रेक भी बोलोगे क्या पता नहीं है। जस्ट एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, उसको क्रॉस करके बाजार हो सकता है कि क्रॉस कर ले कल। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन जरूर है बाजार में। इनफैक्ट आज अगर आप देखो, मतलब इंडेक्स आप अगर छोड़ दो, इंडेक्स के अंदर जाके अगर देखते हो तो आपको लगेगा कि ब्रॉडर मार्केट में काफी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है। आप चाहे हीरो मोटो ले लो या फिर कोई भी मतलब इतनी कंपनीज आज अच्छा किया है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेथ ऑफ द मार्केट ओवरऑल अच्छा है अभी भी। लकीली मॉनसून बहुत अच्छा गया है, मतलब पिकअप हो गया है और उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन ये दिमाग में रखना चाहिए कि थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे, हम लोग मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब इलेक्शन के बारे में सोचने लगेंगे और लग रहा है कि थोड़ा सा एक फॉल आ सकता है आगे चल के। तो 19,600 650 तक जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वो जो ज्यादा दूर नहीं है, 200-250 पॉइंट दूर है, लेकिन वहां से एक करेक्शन आना चाहिए। ये अहम सलाह आती हुई विवेक जी की ओर से। नितलेश जी, आप बताएं, आपका नजरिया क्या कहता है? देखो, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चल रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज कही थी कि अगर हम लोग 18,900 के ऊपर सस्टेन कर देते तो एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है। और मैंने आज मेरे पर्सनल अकाउंट में भी कुछ पोजीशन शॉर्ट किया है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा पॉज देखने को मिल रहा है। और लास्ट का जो अभी का जो बाइंग आया है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग बाइंग था। और इसमें मेरे हिसाब से एक पॉज होगा और थोड़ा सा एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा जो भी डीप मिलेगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में हमें बाइंग करना चाहिए। जब तक मार्केट 18,880 से लेकर 18,900 ये जोन के नीचे ट्रेड नहीं करता है, तब तक कोई भी एक बियर फेस का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे लेकिन कॉशियस होने की आपको जरूरत होगी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू मेरा बुलिश है। बैंक निफ्टी को देखना मैं पसंद करूंगा। 44,500 जैसे ही निकलेगा तो हम लोग इसमें बाइंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और ऊपर में हमारा जो टारगेट होगा वो 46,500 से लेके 47,000 के आसपास हम लोग क्या करेंगे, वहां पे टारगेट की प्लान। इन अहम लेवल्स पर आपको नज़र रखनी होगी, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उनका जो नज़रिया है वो इस मार्केट में क्या कहता है, उस पर भी आपको गौर करना होगा। चलिए, अब आप दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले जो हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है जसपाल सिंह, दिल्ली से हैं, और जसपाल जी का सवाल है पारादीप फॉस्फेट के। इन्होंने 250 शेयर लिए हैं 42 रुपए के भाव पे। इनका एक और सवाल है, वो भी मैं लूंगा। विवेक जी, जरा पारादीप फॉस्फेट पर अपनी राय दीजिए। 42 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, मुनाफे में चल रहे हैं, आगे का नजरिया चाहते हैं। देखिए प्रशांत, ये 64 रुपया ऊपर की तरफ, इनफैक्ट 63 बोलूंगा मैं, 60, थोड़ी सी हिंदी कमजोर हो गई, 64, 64 ऊपर की साइड में, और मुझे लग रहा है कि नीचे की साइड में 61 इस रेंज में फंसा हुआ है। और ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। फर्टिलाइजर स्पेस में ये कंपनी आगे चल के मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर सकती है। अगर आप एक एब्सोल्यूट लॉन्गर टर्म का नजरिया रखते हो तो इसको आपको जरूर होल्ड करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये आपको 80 तक भी दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही लेके बैठे हो, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर ये 61 60 नीचे तोड़े तो आपको निकल जाना पड़ेगा उस वक्त। अगर टाइम है तो 80 के लिए भी आप वेट कर सकते हो। बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और फर्टिलाइजर्स में ये दिग्गज कंपनी बन सकती है आगे चल के। जो जो दिग्गज कंपनी बनने का साइंस होता है वो सारा इसमें मुझे दिख रहा है।
है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया विवेक जी ने दिया। एक और इनका सवाल है विवेक, आईडीबीआई बैंक के 300 शेयर इनके पास हैं, 47 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, अगले 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, इनका कहना है, बताएं। देखिए, अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इससे निकल जाना चाहिए। कंपनी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि आगे चल के इसमें ट्रिगर आएगा जब गवर्नमेंट इसको बेचने के फाइनलाइजेशन में आ जाए, तो सरकार इसको डाइवर्समेंट करेगी। ऑलरेडी उसका काम जारी है। अब इसमें 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, ये कोई नहीं बोल सकता है, मुझे भी नहीं मालूम। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, मुझे लगता है कि आईडीएफसी के जैसे ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 6 महीने का अगर आपका नज़रिया तो निकल जाने की सलाह, लेकिन आगे जो है इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, अच्छी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आशीष हैं, आशीष का सवाल है, ओरिएंट पेपर के 500 शेयर इनके पास हैं, 40 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। नितलेश बताएं। ओरिएंट पेपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक 45 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है। वीकली चार्ट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वीकली चार्ट्स में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने कहूंगा। 38 रुपीज एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। 38 रुपीज के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इसमें एक थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब जिस भी दिन आज या फिर आने वाले 1-2 वीक में अगर ये 44 के ऊपर ट्रेड करने में सक्षम रहता है, यहाँ से 8 से 10% एक मोमेंटम आता है, तो एक बढ़िया इसमें तेजी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक जो है वो 55 को भी क्रॉस करेगा। तो स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह। और चलिए सवालों को थोड़ा सा हम ब्रेक यहाँ देंगे। कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, आशीषा हमारी सहयोगी बताने के लिए जुड़ चुकी हैं। आशीषा बताएं आखिर कहाँ रखनी होगी नजर। जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे तो एफओएमसी की मीटिंग है आज रात को, जिसके कमेंट्री कल सुबह आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा और पीएमआई डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक क्यूज़ की बात करें तो कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, जिसके चलते मार्केट में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक्शन देखने को मिलेगा। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो अदानी ग्रीन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल मीटिंग है, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसका एक्स डिविडेंड डेट होगा। डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कल लास्ट डेट होगा। एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा, एक्सिस बैंक, भारत फोर्ज जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके डिविडेंड कुछ समय पहले डिक्लेयर हुए थे और उनके लिए एलिजिबल होने के लिए कल लास्ट डेट होगा। बाकी आईपीओ एक्शन की बात करें तो याद रखें पिछले हफ्ते और ये हफ्ते आईपीओ मार्केट बजिंग रहा है। सेनको गोल्ड का जो आईपीओ खुला था कुछ समय पहले, कल लास्ट डे होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। एजीएम की सीजन चल रही है और कुछ इंपॉर्टेंट एजीएम्स भी है कल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कोफोर्ज और सेरा सैनिटरी वेयर जैसे कुछ कंपनीज है जिसके एजीएम है, जिसके चलते कमेंट्री आती हुई नजर आएगी और इन स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। बाकी इवेंट्स की बात करें तो मेटा कल ट्विटर का कॉम्पिटिटर लॉन्च करने वाला है, उस पर नजर रहेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीट है पीएसबी बैंक के चीफ्स के साथ। याद रखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और अब ये मीटिंग से क्या निकल कर आता है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। सी और जोनी के मर्जर की बात करें तो कल एनसीएलटी प्ली का डिसीजन देगा, तो उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। शुक्रिया करेंगे आशीषा। बहुत सारा एक्शन है खबरों की दुनिया में जहां पर नजर रखनी होगी और ये ट्रिगर करेंगे बाजार को भी। चलिए और इन सब के बीच अब सवालों का सिलसिला एक बार फिर हम शुरू करते हैं और आरिफ का सवाल है, गुजरात से आरिफ, और इनका सवाल है अडानी पावर के 6000 शेयर इनके पास हैं 270 के भाव पे, क्या करना चाहिए विवेक जी? देखिए, पावर ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे चल के इंडिया में अच्छा करेगा, लेकिन मैं अडानी पावर के वैल्यूएशन देख के यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक काफी ओवर वैल्यू लग रहा है मुझे। और अगर सही में पावर में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो देखिए एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, ये जो कंपनीज है अडानी से ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है, तो अडानी पावर एक मेरा अवॉइड ही रहेगा।
डेट लेवल्स भी इसका बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट शायद 4.2 या 4.5 टाइम्स रहेगा इसका इक्विटी टू डेट। इसके लिए मैं अवॉइड की ही सलाह दूंगा। आपके पास अगर इनफैक्ट नुकसान हो रहा है तो नुकसान बुक करके आप एनटीपीसी लेते हो, आपको 220 आराम से दिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपको खास राय मिली है। राजेश हैं लखनऊ से और इनका सवाल है, बीएससी लिमिटेड के 3000 शेयर इन्होंने लिए हैं 650 के भाव पे, लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। नितलेश बताएं। देखो बीएससी लिमिटेड में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज हमें देखने को मिल सकता है। 700 से लेके 720 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस दिखता है तो एक बार के लिए क्वांटिटी बुक कर लेना, और नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। जितना मुझे याद है, इस स्टॉक को मैंने 440 के आसपास रिकमेंड किया था, और एक चीज भी कही थी कि इसमें एक ब्रेकआउट फिर से हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये 550 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर सकता है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन 720 एक मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट दिखता है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नीचे अगर मिलता है फिर से 650 640 के आसपास फिर से यहाँ पे री एंटर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अहम लेवल्स बताते हुए नितलेश, जहाँ पर आपको नजर रखनी है। और अब थोड़ा खबरों की ओर लौटते हैं। बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी एक मुहर की। कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल संसद के मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है। हमने पहले ही ये खबर दी थी कि डीपीडीपी बिल को सरकार मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद इस खबर पर आखिरकार मुहर लगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर। डिजिटल डाटा के प्राइवेसी के लिए सबसे अहम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार अब इस बिल को, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को अब आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी, और सरकार की कोशिश ये होगी कि इस बिल को मानसून सत्र में पारित करा लिया जाए और फिर इसको इंप्लीमेंट यानी कि लागू कर लिया जाए। जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसका सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर है कि जो आपका डाटा है, डिजिटल डाटा है, उस पर क्षेत्राधिकार किसका रहेगा, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन किसका रहेगा। इस पर फोकस ये डीपीडीपी बिल है। और इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि आपका निजी डाटा किसी भी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ये पूरी तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि जो डाटा है वो व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भी एजेंसी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। हालांकि कुछ क्लॉज इसमें रहेंगे कि जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है वहां पे डाटा सरकार इस्तेमाल कर सकती है कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन प्राइमरली ये जो पूरा डाटा बिल है, डीपीडीपी बिल है, ये फोकस इसी बात पर रखता है कि जो आपका डिजिटल डाटा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। और इसके जितने भी, इस बिल के जितने भी नियम प्रावधान हैं, उसका पालन सही तरीके से हो, इसके लिए सरकार डिजिटल बोर्ड का भी गठन करेगी ताकि जो कंप्लायंस है वो सही तरीके से हो पाए। तो डीपीडीपी बिल 2023 को बहुत अहम माना जा रहा है ऐसे समय में जब डिजिटल डाटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी को लेकर के बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं, और सरकार उस दिशा में इस बिल को काफ़ी अहम मान रही है। नवंबर 2022 में इस बिल का जो पहला प्रारूप था वो सामने आया था, लेकिन उसके बाद इसको फिर से कंसल्टेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए वापस भेजा गया। सरकार का कहना है कि जितने भी संभावित स्टेक होल्डर हो सकते हैं, चाहे इंडस्ट्री पार्टनर हो, राज्य हो या अन्य एजेंसीज हो, सभी के साथ में डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में ये बिल को अब दोबारा से संसद में पेश किया जाएगा, और उस दिशा में कैबिनेट से मंजूरी डीपीडीपी बिल को मिल गई है। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए समीर। और अब कल की तैयारी में वक्त हो गया है एक छोटे से उस सेगमेंट का जहां पर हम बात करते हैं कमाई के वीआईपी शेयर्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कमाई के वीआईपी सेगमेंट को। नितलेश और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों मेहमानों से गुजारिश की अपना जो सुझाव है वो छोटा रखें क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है। ओके, देखिए, पहला तो हीरो मोटोकॉर्प रहेगा, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, और आज के दिन भी वैल्यूएशन आप अगर कंपेयर करो बजाज ऑटो के मुकाबले तो बहुत सस्ता लग रहा है। तो आपको एक 3000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, ये 3600 तक जा सकता है। बहुत बहुत संक्षेप में बताया मैंने। दूसरा मारुति, देखिए 10,000 दिखाया था इसने 2017 में, अब 2017 से ऑलमोस्ट 7 साल हो गए, अब ये 10,000 के आजू बाजू वापस दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये, मैं तो 1 महीना बोल रहा हूँ, ये कल परसों में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वैल्यूएशन बहुत अंडर वैल्यूड है ये कंपेयर टू सब ऑटोमोबाइल, टाटा मोटर से भी ये सस्ता है। तो ये दोनों भाई रहेंगे, दिग्गज कंपनी से, लार्ज कैप है, तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है नितलेश, आपके सुझाव?
देखो मेरे भी 2 कॉल्स बाइंग की साइड में हो गए। अशोक लेलैंड के साथ मैं जाना पसंद करूँगा। 167 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 180 से लेके 190 ये 2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो 158 का स्ट्रिक्टली हम लोग रखेंगे। और दूसरा जो काउंटर है, लास्ट शो भी मैंने मतलब 2-3 शो पहले मैंने भी दिया था कि बीपीसीएल जो है 370 का एक ब्रेकआउट दे चुका है और अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें एक मोमेंटम बाकी है। तो बीपीसीएल में हम लोग 385 के आसपास बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। और ऊपर में मेरा जो टारगेट होगा वो 450 रुपीज का होगा। थोड़ा सा एक पोजिशनल 2 से 3 महीने का व्यू लेके हमें चलना चाहिए। 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा गिरावट में अगर चांस मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग 370 के आसपास भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर रखिए नजर। ये हैं सुझाव वीआईपी शेयर्स के। फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।